अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। आज ज़रा पहले बात हमेशा की तरह इकॉनमी पे, चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त इशूज़ सबसे बड़े जो जुड़े हैं वो इकॉनमी के साथ हैं। पाकिस्तान में अगर इकॉनमी बेहतर होगी, स्टेबल होगी, तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट से लेकर आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर होगी। IMF का मुआहदा, उसके असरात दिखाई दे रहे हैं हमें डॉलर की सूरत में, उसकी गिरावट जारी है, रुपए की कदर बेहतर हो रही है। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट वाला मामला है। आज ज़रा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी बात होगी। ये जो कर्ज हमें मिल रहा है, इसके साथ साथ जो दीगर मद में सपोर्ट फंड अगर हम कहें सऊदी अरब से या चाइना से जो मिल रहा है, हमेशा से माली इमदाद चाइना करता है, तो क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान की इकॉनमी को? हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेज़ी से गिर रहे थे, क्या उनको कुछ सहारा मिलेगा? पाकिस्तान में जो सब्सिडीज़ की मद में आम आदमी के लिए कुछ सहारा दिया जाता है बजट में, यकीनी तौर पर अब जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं उसमें सब्सिडी का इशू भी है कि सब्सिडी शायद नहीं मिलेगी। बिजली के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे और सर्कुलर डेट वहीं का वहीं खड़ा है। 51,000 अरब से ज़ायद का पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बोझ है। ये बोझ कम करने के लिए बार बार हम कर्ज़े लेते हैं, बार बार उन कर्ज़ों को एक जगह से कर्ज लेते हैं, दूसरी जगह उतारते हैं। क्या यही एक मुस्तहकम फार्मूला है, या फिर हमें अपनी आमदनी पर कुछ इन्हिसार करना होगा? और आमदनी है क्या पाकिस्तान की? एग्रीकल्चर है, टैक्स है, क्या है? इन चीज़ों का कब इदराक होगा और कब हम बतौर हुकूमत, बतौर पाकिस्तानी ये बात समझ पाएंगे कि हमारी आमदनी में और ख़र्चे में प्योर चीज़ें हैं क्या? ख़र्चा कितना है, आमदनी कितनी है? इन तमाम तर चीज़ों पर बात होगी। अशफाक तौला साहब बहुत सीनियर माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर नदीमुल हक साहब माहिर मौशियात हैं, सीनियर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF से मामला तय पा गए, कर्ज़ की सूरत में पुराना कर्ज़ छोड़ दिया, ये अरेंजमेंट एक नया कर्ज़ है। कैसे चलेगा सर, और कैसे देख रहे हैं इससे, इसके असरात क्या होने वाले हैं इकॉनमी पर? देखिए जी, IMF के साथ एग्रीमेंट हमारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अच्छी बात हो गई। बट ये है कि IMF के साथ एग्रीमेंट तो हमारी ताहयात होती है, या 75 साल में हम सारा वक्त IMF से एग्रीमेंट करते आए हैं। IMF के अंदर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। IMF के साथ एग्रीमेंट तब होती है जब आपके मुश्किल तर सूरत हाल हो, जब आपका बहुत खराब हालत हो, उस वक्त IMF आती है हरकत में। और जब आप IMF के साथ हरकत कर लेते हैं, IMF आ जाती है, तो फिर आपको तरक्की की तरफ जाना चाहिए। अभी हमारा जो IMF का प्रोग्राम है, ये एक एक किस्म का इंटरम प्रोग्राम है। हमें इसके बाद एक और प्रोग्राम की जरूरत होगी जो नई हुकूमत आके करेगी। तो हमें बहुत काम करने की जरूरत है। माना ठीक है, IMF प्रोग्राम हो गया, अच्छी बात है, पर ये हमारी मुश्किलों की शुरुआत है। ये खत्म नहीं हुई मुश्किलें, हमारी मुश्किलें भी आगे बहुत ज्यादा है जिनको हमें तय करना है। अशफाक तौला साहब, मुश्किलात की शुरुआत है, आप भी ऐसे ही समझते हैं? और जिन मुश्किलात की शुरुआत है उसमें क्या बड़े पॉइंटर्स हो सकते हैं इकॉनमी के लिए? एक कर्ज उतारते हैं, दूसरा कर्ज लेते हैं, दूसरा उतारते हैं, तो पहले वाले पे फंस जाते हैं, और एक कर्ज का पूरा प्रोग्राम ही पूरा नहीं करते तो एक और अरेंजमेंट मुआहदा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इकॉनमी को अगर सही से समझा जाए तो उसके बाद मेरा ख्याल है आपको भी समझ आएगी, और मेरा ख्याल है आपके नादरीन को भी समझ आएगी। हमारे बड़े मोहतरम हैं, मेरे सीनियर हैं नदीमुल हक साहब, और इनके सामने मेरे तज्जिया बिल्कुल जैसे सूरज को चराग दिखाना है। मईशत ये है कि जब आपकी GDP होती है ना, उसके हिसाब से आपके कर्जे होते हैं। तो दुनिया में ऐसे भी कंट्रीज हैं जिनकी अपनी GDP यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है उसके 200% यानी दो गुना से ज्यादा भी कर्जे हैं। हमारे नहीं है इतने कर्जे। हमारा आप पहले मसला समझें। हम अगर आवाम को इन चैनलों के थ्रू या मीडिया के थ्रू मिसलीड करेंगे ना, तो आवाम में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। तो आपका काम, मेरा काम यह है कि आवाम की रहनुमाई करें, उनको असिस्ट करें। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट बात करनी चाहिए। तो एक्यूरेट बात ये है कि बिल्कुल हम 23 प्रोग्राम में IMF के गए, और IMF जब आ रहा था तो नवंबर में इनको आना था, नजीमुल हक साहब को भी पता है, वो खुद जनवरी में आए। जनवरी में आने के बाद 31 जनवरी को जब वो आए तो मैं भी उस टीम का हिस्सा था जिन्होंने उनसे काफी हद तक बातें की। 9 फरवरी तक उन्होंने अपनी टेक्निकल अरेंजमेंट पूरे कर लिए थे। डिस्कशन होने के बाद वो जा चुके थे। फिर टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। अब फिर इनकी जो रिक्वायरमेंट थी आपको भी अखबारी तराशू से मिल जाएंगे कि कुछ गोल पोस्ट उन्होंने भी चेंज किए और कुछ रिक्वायरमेंट उन्होंने भी बढ़ाई। फिर उन्होंने कहा हमें जी बजट के आप शेयर कर लें कि क्या आपके मेजर थे, रेवेन्यू मेजर्स क्या हैं, वो भी शेयर किए गए थे इनको प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे।
और उन्होंने उस पर भी पहले एतमाद का इजहार किया। अब इसके बाद देखिए, जब बाद में अगर एग्रीमेंट हुआ है और जो चीज तब्दीली आई है तो वो भी इनकी ख्वाहिशात के हिसाब से और उनके प्रोग्राम के हिसाब से की गई है। तो ये आप ना कहें कि कर्ज लेके, अगर आप ये समझते हैं कि कर्ज के बगैर अगर कोई हुकूमत चल सकती है तो नामुमकिन है, दुनिया में मुझे कोई एक हुकूमत भी आपको नहीं मिलेगी। मसला ये होता है, आप अगर इसको थोड़ा सा एवेल्युएट करेंगे ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी आमदन क्या है, क्या आपके टैक्सेस आप पूरे तौर पे वसूल कर पाते हैं कि अच्छा नहीं। अशफाक तौला साहब, हाँ अगर मैं हाँ इसमें आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि दुनिया भर में हुकूमतें कर्ज लेती हैं, कर्ज के बगैर नहीं चलती, लेकिन कई ऐसी मईशतें हैं जो कर्ज लिया और उसके बाद उस प्रोग्राम को पूरा करते हैं और फलती फूलती हैं। तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारी मईशत फलती फूलती नहीं है? हमें टैक्स का भी मसला रहता है, सर्कुलर डेट का भी मसला रहता है, हमारा जो इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका भी इशू रहता है, फिर बाहर से कर्ज आता है, उस कर्ज की वापसी का भी इशू रहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी बिल्कुल ही सुकड़ जाती है। कोरोना के दिनों से ये मामला शुरू हुआ, उसके बाद और होना शुरू हो गई जब सीपैक वाला मामला रहा, आपके सामने ही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं सर? फिर फलती फूलती क्यों नहीं है मैशत? देखिए, ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं और कोरोना से पहले हमारे इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। कोरोना के दौरान हमारे मामला थोड़े से थमे, क्योंकि आईएमएफ का रैपिड प्रोग्राम था जो हमें मिल गया 1.44 बिलियन डॉलर का। हमारे जो कर्जे थे उनका मोरेटोरियम हो गया था, हमें डिफरमेंट हो गई थी। वो कर्जों की जो मद में आज हमें कुछ ज्यादा पे करने पड़े, वो एक मुल्क में हमेशा इस किस्म के साइकिल्स आते हैं। हम इस वक्त कैश ट्रैप में हैं, हमारी सॉल्वेंसी का इशू नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, 2017 में 11.41 आपकी टैक्स टू जीडीपी थी और आज वो कम हो गई। इसकी वजह एक नहीं है, दो तीन वजूहत है। आपकी जो ग्रोथ थी, जितनी ग्रोथ के हिसाब से आपको टैक्सेस बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े आपके, और इसकी वजह क्या है? आपका टैक्सेशन सिस्टम फ्रैक्चर्ड है और उस फ्रैक्चर्ड सिस्टम के अंदर जिस पे भी हम हाथ रखते हैं वो ये कहता है जी मैं टैक्स नहीं दूंगा। और बाज औकात तो यहां हो जाता है कि आपकी रेड लाइंस क्रिएट हो जाती है कि जी आप मुझसे टैक्स मांगेंगे तो मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये चीजें हमारे म्युनिसिपल कॉम हम सोचते नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, निजाम में सहूलत क्रिएट करें, लोगों को सहूलत दें ताकि वो बिजनेस कर सकें। वहां तक मैं आपकी बात मानता हूं। एफडीआई जहां तक आप कह रहे हैं वो क्यों नहीं आ रही है, आपकी कंट्री रिस्क बढ़ गया है। जब आपके यहाँ धरने और इस किस्म की चीजें होंगी, जब आप अपनी पर्सनल ईगोस को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों की टांगे खींचेंगे, और ये जो आपकी जो जिस तरीके से पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया है 2-3 एराज के अंदर और उसके बाद टांगे खींची गई, तो पाकिस्तान को तो हम खुद ही पीछे, हमें किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन है, हमने अपनी दुश्मनियां की हैं। आज टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन ने अगर कोई दिए हैं तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि जी हम ये टैक्सेस नहीं देंगे। हत्ता कि इक्विटी होनी चाहिए टैक्स सिस्टम में, आप जितना टैक्स देंगे आप किसी और का टैक्स ना दें, आप अपना टैक्स देंगे, दूसरे को अपना टैक्स देना है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप उसको स्टडी करें, इंशाल्लाह आपके साथ कभी बैठ के हम डिटेल में, मैं डॉक्टर साहब मुझे सिखाएंगे और मैं कुछ थोड़ा बहुत आपकी रहनुमाई फरमा। चलें डॉक्टर साहब, आपसे भी यही बात, हम फलती फूलती मैशत नहीं है, कर्ज हम लेते जाते हैं। मेरा तो सवाल वही है कि मुझे जितना पता है कि हम एक कर्ज लेते हैं, दूसरा कर्ज लेते हैं, कर्ज के कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम पूरा नहीं उतर पाते। अभी भी बिजली बढ़ रही है, गैस बढ़ी है। आम आदमी का मसला ये नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ क्या थी, जीडीपी ग्रोथ उसको नहीं समझ आएंगे फिगर्स, लेकिन हमारा मसला है कि हम बार बार आईएमएफ के पास जाते ही क्यों हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है। अब हमारी बहुत सारी मजबूरियाँ, वो आप बेहतर बता सकते हैं। करती है। अभी देखिए, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने कहा है कि जितने सरकारी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। रेगुलराइज करेंगे तो फिर आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। आपके जो प्राइवेटाइजेशन करने वाले इदारे हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, उनके खसारे आपके सामने हैं। क्या बात करें, बार बार कर करके भी तंग आ गए हैं। 40 साल से वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। उनमें से कई इदारे प्राइवेटाइज होने भी नहीं है, उनमें से कई इदारे ख़त्म होने पड़ेंगे। उनको आपको बैंकरप्ट करना पड़ेगा और ख़त्म करना पड़ेगा। जो प्राइवेटाइज हो सकते हैं करते हैं, जो नहीं हो सकते ख़त्म करें। फिर बात वहीं आ जाती है कि आप सरकारी मुलाजमत को तोड़ना चाहेंगे कि नहीं तोड़ना चाहेंगे। पेंशन का रिफॉर्म, बहुत दफ़ा बात हो चुकी है पेंशन का रिफॉर्म। फाइनली फिर देखें बिजली का जो निज़ाम है, बिजली का निज़ाम भी 40 साल से बिगड़ा हुआ है। ये जो निज़ाम है, निज़ाम का मसला है। निज़ाम का क्या मसला है कि आपने एक डिस्कोर्स जेनकोस का निज़ाम बनाया ही नहीं हुआ। आईपीपीज आप रैंडमली साइन करते थे। आईपीपी जो है, जो बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है, जो 1994 में आपने शुरू किए थे, एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था,
अब फिर उसको चला देते हैं। आप कहते हैं बिजली की मार्केट बनाना चाहते हैं, एक चीज़ है सीटी, सीडीएम, वटेवर जो भी वो आप करना चाहते हैं, करते नहीं है। गैस का निज़ाम भी आपका बिगड़ा हुआ है, वहाँ भी आपके लॉसेस हो रहे हैं। तो जहाँ लॉसेस होते हैं वहाँ कोई सरकार भी कोशिश करती है कि लॉसेस को ठीक किया जाए। लॉसेस को ठीक कैसे करते हैं? वह अच्छे प्रोफेशनल्स लाते हैं, वह अच्छा निज़ाम बनाते हैं, डिस्कोस को आप इंडिपेंडेंट करें, डिस्कोस को आप पार्शली प्राइवेटाइज करें। सो मेनी थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट, पर वो निज़ाम पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमारे हुक्मरान भाग जाते, कभी गैस लेने, कभी ये लेने, कभी वो लेने, वो एक मुसीबत है। दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि हम इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं। हमने जो बार-बार टैक्स का निज़ाम चेंज करते हैं और बार-बार लोगों को जूते मारते हैं कि भाई तुम डॉक्यूमेंट करो, ये करो, वो करो। हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो 15% से ऊपर बहुत कम गई है। शायद 1-2 साल गई है, अब तो खैर वो हो गई है 12%। 12% इन्वेस्टमेंट तो ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर आप देखिए इंडिया की इन्वेस्टमेंट रेट 25 से 30% है और अपना चाइना की 40% है। आम उनकी 20-25 इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हमारी 12% इन्वेस्टमेंट रेट है तो फिर तो बैठ जाए, कोई भी डेट लेंगे नहीं आप पे ऑफ कर सकते, फिर कर्ज लेना बंद कर दें बिल्कुल। और कर्ज हम लेते क्यों? सड़कें बनाने के लिए लेते हैं। क्यों सड़कों बनाने के लिए लेते हैं कर्ज? या महंगी बिजली बनाने के लिए लेते हैं। हमें कर्ज को भी सोचना है। हमारा पीएसटीपी का निज़ाम बहुत पुराना निज़ाम है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इस पे हमने किताब भी लिखी हुई है, पीएसटीपी का निज़ाम खुदा के वास्ते ठीक कर लें, पर नहीं, वो पीएसटीपी बस पैसे खर्चने पे लगे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट लोगों को करने दें। कोई दुकान लगाता है, उसको पीछे लोग पड़ जाते हैं, दुकान क्यों लगाई? उसको एनओसी लेने पड़ते हैं, उसको टैक्स देना पड़ता है, 1000 किस्म के टैक्स, एक नहीं, एक टैक्स दे, सर बिल्कुल ठीक यही है। बात मैं और कर रहा टैक्स था अशफाक तौला साहब से कि यही चीज़ है कि हमें मुसीबत ये है कि हमारी मईशत फलती फूलती नहीं है। कर्ज हम लेते हैं लेकिन मईशत फलती फूलती। ये सवाल था कि इससे अंदाज़ा तो हो हमें कि आखिर के मामला जा किस तरफ रहे हैं। कितनी बार कर्ज लेंगे, कितनी बार मईशत पे दबाव आएगा। डॉलर हमारा हाथ से बाहर हुआ है, कभी हम फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत उसको छोड़ देते हैं, कभी हम स्टेट बैंक को एक अलग बॉडी बना देते हैं जिससे कोई जवाब नहीं ले सकता। आज भी गवर्नर स्टेट बैंक ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि आईएमएफ मुआहदे के बाद से मईशत पर दबाव कम होगा और असरात बेहतर नजर आएंगे। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, बतौर स्टूडेंट जानना चाहता हूँ कि होगा कैसे, कैसे होगा अशफाक साहब? देखिए, आपने जो बात की ना, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, आप जैसे नदीम उल हक साहब ने आपको बताया ना, ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमें इवेल्युएट करना पड़ता है और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि कौन से फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है। जैसे नदीम उल हक साहब ने बताया इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की बात, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप उस फैक्टर को ले लें तो 3000 अरब की आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है बिजली की और 1700 अरब की आपकी रिकवरी होती है। तो 1300 अरब का आपका इस वक्त आपका चला जाता है वेस्टेज में, या लाइन लॉसेस में जाता है, या बिल पे नहीं होते, या कुंडे लग रहे हैं। अब फैसलाबाद की रिकवरी 99% है, ठीक है। उसके ऊपर भी आप ट्रांसमिशन लॉसेस के 15% का वेस्टेज आप उसके भी सब्सक्राइबर को भी डाल देते हैं। के इलेक्ट्रिक का सेव 15% है, हम पे भी 15% आता है। एक इलेक्ट्रिक पेस्को है पिशावर इलेक्ट्रिक, उसमें कुछ ग्रिड्स ऐसे हैं कि जहां 98% रिकवरी नहीं है, 2% रिकवरी है, उनको भी 15% लगता है। तो ये निजाम जब तक आप ठीक, अगर फर्ज करें किसी जगह इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और लोग सड़कों पे निकलते हैं, तो जाहिर बात है हमारा मीडिया भी जाता है, हमारे लीडरान भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां जाके उन लोगों के साथ से वोट लेना है। अब दूसरी तरफ अगर आप आए पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे, सारा काम मैं खुद प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे हूं, मैंने प्राइवेटाइजेशन का सारा काम हमारी टीम ने करके दे दिया। अब यहाँ एक स्ट्राइक होती है, अब बस एक गोली चली और आपको पता है कि जिसके बाद वो स्ट्राइक भी खत्म हो गई और 2 बंदे शहीद बेचारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, और पूरा एक दिन के अंदर पूरा नक्शा चेंज हो गया। उस वक्त 4 से 5 एयरलाइनें आनी शुरू हो गई थी आपके पास कि जी ठीक है, हम आना चाह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। स्टील मिल को आप देख लें, पाकिस्तान में जो स्टील मिल लगी वो ईरान में भी लगी और इजिप्ट में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन की रशिया ने 3 जगह मिल लगाई। आज ईरान के अंदर 1 मिलियन टन की जगह 10 मिलियन टन हो गया है, इजिप्ट में 2.5 मिलियन टन हो गया, हमारा 1 मिलियन टन भी बंद हो गया, क्योंकि हमें हमारी यूनियनों ने मारा। जैसे नदीम उल हक साहब ने कहा कि आज भी हमारी पार्लिमानी कमेटी कहती है कि जी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को आप कर दो। आपको पता है पेंशन की मद में हम करीब करीब 800 अरब दे रहे हैं। 800 अरब आप किसको कहते हैं? आप अगर पेंशन का निजाम इस तरीके से ही चलते रहने देंगे तो मेरा ख्याल है आपका एक बहुत बड़ा वैक्यूम चला जाएगा। दूसरी तरफ
आप आईएमएफ के एग्रीमेंट के अंदर रहते हुए, जैसे आप कहते हैं किसी को शौक नहीं है आईएमएफ के एग्रीमेंट में आने का, आईएमएफ के एग्रीमेंट में रहते हुए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, क्योंकि ये सारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। आपने इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया है, इसकी मद में आज 5 साल पहले 1.8 ट्रिलियन का आपका खर्चा था डेट सर्विसिंग का, इस वक्त 7.3 है। जी नदीम यहाँ साहब, आपको सिर्फ नजर आती है। जी देखिए जी, मैं बात सिर्फ बड़ी आपको यही बात बड़ी रहनुमाई दे इस रहा हूँ मुल्क में कि आप मेरिट को ही, इसको जब तक आप मेरिट नहीं लेके आएंगे कुछ नहीं होगा। आप हर बिल्कुल सही चीज कह को रहे हैं। आपने पोलिटिसाइज कर दिया, हत्ता कि पीआईए को पोलिटिसाइज कर दिया, रेलवे को पोलिटिसाइज कर दिया, आपने हर चीज को पोलिटिसाइज कर दिया है। दुनिया में पॉलिटिक्स की जो गेम खेली जाती है वो सिर्फ खेली जाती है आइडियाज तक, और एक इस हद तक कि आप पार्लियामेंट में आ जाएं, पार्लियामेंट के बाद कोई पॉलिटिक्स नहीं होता। हमने हर चीज को पोलिटिसाइज कर दिया, ब्यूरोक्रेसी भी पोलिटिसाइज हो गई है। हर जगह जो हमारे हुक्मरान है, चाहे जिस मर्जी पार्टी के हों, वो अपने फेवरेट्स लगाना चाहते हैं, और वो सिविल सर्वेंट्स उनके फेवरेट्स होते हैं, उनके साथ वो रूल करते हैं, और वो फिर कोई प्रोफेशनल आता नहीं है। बिजली के निज़ाम में कोई प्रोफेशनल आपके पास है नहीं, ना बिजली का निज़ाम उससे चल सकता है। रेलवे के निज़ाम भी आपके सिविल सर्वेंट चलाते हैं। आई थिंक दिस कंट्री रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड मेरिट, एंड दिस कंट्री रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड कि मेरिट की फिर रिस्पेक्ट भी होती है। फिर मेरिट का ये नहीं होता कि ही शुड बी आंसरेबल टू अ सिविल सर्वेंट और ही शुड बी आंसरेबल टू अ प्राइम मिनिस्टर और एनीबडी। आपने देखा था डोनाल्ड ट्रंप माशाल्लाह बड़ा जाबिर किस्म का, सख्त किस्म का, कुछ लोग फैशिस्ट भी कहते हैं, लीडर था अमेरिका में, पर वो किसी को निकाल नहीं सका, किसी को चेंज नहीं कर सका। हमारे लीडरान तो हर सुबह शाम लोगों को ट्रांसफर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, इससे पूरा निज़ाम बेड़ागर्क हो जाता है। वी रियली हैव टू फिगर आउट कि हमने सिस्टम्स बनाने के नहीं बनाने, ये हमें अभी तक समझ नहीं है। सिस्टम्स बनाने हैं, उसमें जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी जो हमें डॉक्टर महबूबुल हक ने जो सिखाया था 1962 में या 56 में कि जी आप प्रोजेक्ट्स करें, वो प्रोजेक्ट्स उस वक्त की बात थी। अभी तक हमारी हुकूमतें जितनी आती हैं वो प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं, पॉलिसी की तरफ नहीं जाती। बिल्कुल ठीक पॉलिसी बात की सर, तरफ पॉलिसी का फुकदान तो है और फुकदान की वजह से ही आज हम बहुत सारे शोबों में भुगत भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब और अशफाक तौला साहब, दोनों माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर सियासी मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। ये प्रोग्राम के इस हिस्से में ज़रा बात करेंगे नैब तरमीम के हवाले से, और एक अहम डेवलपमेंट हुई आज। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब की डिग्री को चैलेंज किया गया था इलेक्शन कमीशन में, जिसके बाद अदालत में ये मामला गया और गिलगित अदालत ने आज उन्हें नाअहल करार दिया जाली डिग्री केस में। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और बड़ा धचका होगा गिलगित बल्तिस्तान में। एक और धचका मैं अगर कहूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये होगा। और जाली डिग्री केस में ये एक बड़ा मामला है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा, वज़राए आला भी इसकी भीड़ चढ़े और मिनिस्टर्स भी चढ़े इसकी भीड़, बहुत कुछ होता रहा। अब ये एक और मामला। और दूसरी तरफ जो कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2023 है जिस पर दस्तखत हो गए और वो नाफिजुल अमल हो चुका है, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 15 रोज़ से बढ़ाकर 30 रोज़ कर दी गई है। और फिर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में जो की गई हालिया तरमीम के तहत जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 90 रोज़ कम करके 14 की गई थी, उसी को चेंज किया गया। क्या असरात पड़ेंगे, क्या होने जा रहा है, और फिर नैब एम्पावर हो रही है दोबारा, कैसे चल रहा है? शायद खाकान अब्बासी बारहा इसका इजहार कर चुके हैं कि नैब के इदारे से वो को मुतमईन दिखाई नहीं देते, बल्कि वो अपनी हुकूमत में रहते हुए ये कह चुके हैं कि नैब के हवाले से तरमीम भी ज़रूरी है और शायद नैब के इदारे का ख़ात्मा भी ज़रूरी है। अब इस पर ज़रा बात करके देखते हैं ये मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। दो मामला हैं, दो अलग अलग फ़ैसले हैं। इस वक्त हमें जो ज्वाइन किया है जनाब अली, वो ज्वाइन किया है सरबरा एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल जनाब हसन रज़ा पाशा साहब ने, माहिर कानून है। थैंक यू सो मच हसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, पहले ज़रा शुरू कर लेते हैं गिलगित अदालत के फ़ैसले से। बड़ा फ़ैसला है, बड़ा एक और धचका है, जाली डिग्री केस है सर, और जाली डिग्री केस में एक वज़ीर आला जो है वो नाअहल करार दे दिया गया है। जी। बात यह है कि मेरा जो 3 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने ये फैसला किया है, यकीनन उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की होगी और उनके सामने चीज़ आई होगी और जिससे ये साबित हो रहा होगा कि डिग्री जैली है वज़ीर आला साहब की, तो उन्होंने उनको नाअहल करार दिया। वैसे ये बड़ी हैरत की बात है कि लोग जैली डिग्रियां लेके इस तरह मिसयूज़ करते हैं। इनको ज़रूरत ही नहीं थी ये जैली डिग्री लेने की, लेकिन अगर इन्होंने ले लिया है तो फिर ये दुरुस्त है कि साबित हो गया है कि वो जैली है, तो फिर मेरा ख्याल है कि
हाई कोर्ट का फैसला, चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का फैसला दुरुस्त है। अच्छा हसन साहब ये बताएं, क्या ये काम पहले नहीं होना चाहिए? जिस वक्त स्क्रूटनी होती है कागजात की, उस वक्त हम देखते हैं काफ़ी लोग नाअहल हो जाते हैं। उसमें डिग्रीज चेक करना क्या ये काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि उसी वक्त चेक कर ली जाए, बनिस्बत इसके कि वज़ीर आला बन जाए और फिर बंदा वज़ीर आला की पोस्ट पर हो, पूरी दुनिया में मजाक उड़े? उस वक्त चेकिंग करवाई जाती है, स्क्रूटनी होती है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा रश होता है मुतलका इंस्टीट्यूशंस पे, शायद कोई स्किप हो जाए या फिर वहाँ मैनूवरिंग की हुई होती है पहले से, जिसकी वजह से उनको नहीं पता चलता। और फिर जब कोई कंप्लेंट आती है किसी के खिलाफ और दोबारा स्क्रूटनी की जाती है, तो हो सकता है कि वो फैसिलिटेटर दोबारा स्क्रूटनी के वक्त उस इंस्टीट्यूशन में ना मौजूद हो, तो फिर एक सही रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद फैसला हो जाए। तो अमूमन आपको ये नज़र आता होगा कि पहले मैनेज भी किया जा सकता है, मैनेज किया गया हो, बाद में ना किया गया हो, अचानक जब स्क्रूटनी करवाई गई है। तो ये डिपेंड करता है उस बोर्ड या उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैसिलिटेटर है, उस उम्मीदवार का, जो कि वो डिग्री का हामिल होता है। हसन साहब बड़ा धचका होगा यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को भी और वहाँ पर पूरी जमात के लिए कि आपके वज़ीर आला ही नाअहल हो गए और एक ऐसे केस में कि जो बड़ा शर्मनाक केस है, मेरा ख्याल है जाली डिग्री होना, ये बड़ी अजीब सी बात है। इससे हजीमत का सामना अलग होता है। दो चीज़ें सर, एक तो ये इस पर भी बात करूँगा, दूसरा ये कि सर जो बैक एंड पे आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है मैनेज किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ औकात कार में, फिर जिस वक्त डिग्री की वेरिफिकेशन जाती है उस वक्त वो बंदा अपनी सीट पर ना हो, वो बंदा चेंज हो गया, तो क्या कानून क्या कहता है, पीछे तक जाना चाहिए? जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं सजाएं उन तक होनी चाहिए? अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक नहीं जाता। अगर जो फैसिलिटेटर हैं जिसने पहली रिपोर्ट ओके की दी हुई होती है और जब दोबारा स्क्रूटनी होती है और तहकीकात के लिए मामला भिजवाया जाता है और वो कोई और वहाँ पे जो मुतलका एहलकार है वो मौजूद हो और वो सही रिपोर्ट देता है कि ये जैली डिग्री है, तो फिर जिसने पहले दी हुई होती है उसको जिम्मेदार करार देना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और फिर जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि पीटीआई के लिए ये धचका है, यकीनन दो ऐसी हुकूमतें जो कि पीटीआई ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से बनाई थी, एक कश्मीर हुकूमत और एक आज गिलगित बल्तिस्तान, ये दोनों जो हैं इनके हाथ से चले जाना, ये यकीनन पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका है। अच्छा सर अब ज़रा इस पर भी बात करते हैं कि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले असलम रईसानी वाला भी मामला सामने रहा। कोई मियाद है सर कितना अर्सा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे इस केस में, और क्या ताहयात नाअहली भी हो सकती है इस केस में? कोई ऐसे कवानीन मौजूद हैं? नहीं, अब तो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो रिसेंटली अमेंडमेंट आई है, उसके तहत जितना भी जुर्म किया हो वो उसकी नहली 5 साल के लिए होगी। तो आप देखें कि पहले भी 302 भी किया हो, मर्डर केस में इन्वॉल्व हो बंदा, तो उसकी भी नहली 5 साल के लिए होती है। उसने कंटेम्प्ट की हुई हो किसी कोर्ट की, फिर भी नहली 5 साल के लिए होती है। तो अब ये जो नई अमेंडमेंट आई है, इसके तहत हर जुर्म, चाहे वो 62A 63A के तहत भी नायल करार दिया जाएगा, तो वो 5 साल के लिए होगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसी में ये भी सवाल करने का मेरा मकसद ये था कि ज़रा ये भी वाज़ेह हो जाएगा, किसी आम आदमी के लिए अगर वो गवर्नमेंट की कोई जॉब ले लेता है जाली डिग्री पर, तो फिर तो वो दोबारा किसी भी इदारे में जॉब नहीं कर सकता, उसके लिए अहल नहीं होता। तो वो ज़्यादा बड़ा क्राइम है या ये ज़्यादा बड़ा क्राइम है कि पाकिस्तान में एक बड़ी कुर्सी पर बैठ जाया जाए जाली डिग्री लेकर? देखिए, उसमें और इसमें फ़र्क है। पहले जो आपने बताया उसमें ये है कि वो गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाता है और वो एक पेंशनेबल सर्विस ज्वाइन करता है, फिर ठीक। वो धोखाधड़ी करता है, तो वो फिर उसको नायल करार दिया जाता है। इसमें ये है कि इसमें वो एक ऐसी नीयत से, मसलन आपको याद होगा पहले ग्रेजुएट की शर्त लगी थी कि कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली में उम्मीदवार वो बन सकता है जो ग्रेजुएट हो। जी हाँ। तो वो धोखाधड़ी करके, वो जैली डिग्रीज बना के वो उम्मीदवार बन जाते थे और वो फिर उनको ग्रेजुएट डिक्लेयर करके वो असेंबली में आ जाते थे, जो कि जब बाद में अगर स्क्रूटनी होती और जो जैली थे वो पकड़े गए तो उनको नायल करार दिया गया, तो वो 5 साल के लिए नायल हो जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सर ठीक हो गया, चलें ये बात आपकी एक हद तक दुरुस्त होगी। सर ये बताएं
कि बार बार हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ केसेस जो हैं उनके फ़ैसले अब आ भी रहे हैं, और वो फ़ैसले ऐसे ही होता है कि जब फ़ैसले आते हैं तो बड़ी सख्ती भी होती है। ऐसा पिछली गवर्नमेंट्स में भी होता रहा, हमेशा से होता रहा है, इस बार भी होता रहा है। एक जमात जिसका बड़ा होल्ड रहा, जैसा आपने ख़ुद भी जिक्र कर दिया कि उसका बड़े फुट स्टेप्स बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं, चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो। तो इसके तहत जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, बात ज़ाहिर है कि एक पटिशन गई, इसके बाद और भी बहुत सारी पटिशन्स आएंगी, तो फिर यहाँ भी पार्टी में तोड़ फोड़ तो होगी। और वज़ीर आला के कैंडिडेट्स तो एक से बढ़कर एक हैं, आपके सामने ही आज़ाद कश्मीर में भी यही होता रहा है कि आपस में कैंडिडेट्स एक ही जमात के लड़ते रहें। मेरा ख्याल है कि आज आपको एक और चीज़ नहीं नज़र आएगी। मीडिया पे ये भी बात चली कि गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट भी दाखिल हो गई थी। जी हाँ। तो मेरा ख्याल ये है कि जो यहाँ पे रवाज है कि जो सेंटर में हुकूमत होती है, फेडरेशन में होती है, फिर वो बाकी सूबों में या इस तरह जो रियासतें हैं, मसलन गिलगित बल्तिस्तान है या कश्मीर है, तो वहाँ पे फिर हुकूमत उन्हीं की बनती है जो फेडरेशन के साथ होते हैं। तो ये एक है, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे मुल्क में। वो सारे इक़्तिदार की तरफ देखते हैं, यहाँ भी उन्होंने आगे काम चलाना है तो फिर फेडरेशन की तरफ देखना है, फंड्स भी यहीं से हासिल होते हैं। ऑल्दो के 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे जो हैं वो पावरफुल बन गए हैं और इकोनॉमी जो है उसके हवाले से उनको पावर्स दे दी गई हैं, लेकिन फिर भी फेडरेशन में अपना हिस्सा वो लेते हैं, बजटरी ग्रांट्स होती हैं बाकायदा, तो इसके लिए उनको वफाकी हुकूमत की तरफ ही देखना पड़ता है। चलें एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हसन रज़ा बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा वापस आएंगे और नैब तरमीम पर बात करेंगे। जो मुख्तलिफ तरमीम में मुख्तलिफ हवालों से चीज़ें सामने आई हैं, कौन इसका बेनिफिशरी हो सकता है, किसको इसका नुकसान हो सकता है, और किस वजूहात की बिना पर इसका बेनिफिशरी होता है और किस वजूहात की बिना पर किसको नुकसान होता है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हुकूमत ने रात की तारीकी में आधी शब गुजर जाने के बाद दस्तखत किए गए ऑर्डिनेंस के तहत नैब के कानून में 6 तरमीम मज़ीद कर दी गई हैं, और बड़ी तरमीम में तो यही है कि 15 रोज़ से बढ़ाकर 3 रोज़ की मुद्दत हो गई है जिस्मानी रिमांड की। जो इससे पहले तरमीम हुई थी उसमें 90 रोज़ से कम करके 14 हुई थी। अब मामला देखते हैं कि किस सतह पर जाएंगे। गिरफ्तारी का इख्तियार भी मिल गया है नैब को, और वो भी इंक्वायरी की ही सतह पर गिरफ्तारी हो जाएगी। ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर भी। और वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगा नैब। ताउन ना, अगर नैब से ताउन ना करे तो किसी के लिए भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा सकते हैं ताउन ना करने की सूरत में। और सबूत मुलजिम पर डाल दिया गया। नैब के मुलजिम को खुद अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। ये भी एक शिक है कि अगर कोई इल्ज़ाम लग गया है तो बेगुनाही भी अब मुलजिम को खुद ही साबित करना होगी। हसन रज़ा बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, नैब तरमीम 6 डिफरेंट पॉइंट्स पर तरमीम हुई हैं, ज़रा एक एक करके उस पर बात कर लेते हैं। अब वो नाफिजुल अमल हो चुका है। 15 रोज़ से बढ़कर 30 रोज़ कर दी गई है जिस्मानी रिमांड की मुद्दत। हाँ, इससे कबल जो तरमीम हुई उसमें 90 दिन से 14 दिन पे जी। जिस्मानी रिमांड था, आ गया था, और इसी गवर्नमेंट ने की थी, और अभी उसकी मेरा ख्याल है स्याही खुश्क नहीं हुई, तो ये फिर दोबारा इसको 14 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया जिस्मानी रिमांड का। मुझे इसकी कोई वजह समझ नहीं आई। पहले जब ये अपोजिशन में थे तो 90 दिन के जिस्मानी रिमांड पे एतराज़ किया करते थे कि इतना ज़्यादा क्यों है, और हम भी ये कहते थे कि 90 दिन बहुत ज़्यादा है जिस्मानी रिमांड। लेकिन अब क्या वजूहत हुई कि आपने 14 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया? क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो आपने ऑलरेडी एक तरमीम की हुई है उसको आप खुद ही अनडू कर रहे हैं? कम से कम थोड़ा सा इसको चलने देते, जो किसी को बेनिफिट मिलना था वो लेने देते। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये 30 डेज उन्होंने क्यों किया है। क्या फ़ायदा होगा सर? कौन इसका बेनिफिशरी हो सकता है? क्या फ़ायदा हो सकता है? और जाहिर है कि 15 दिन या 30 दिन हो, वो 90 दिन से तो कम हो गई ऑलरेडी। आपने जैसे खुद भी फरमाया कि इससे पहले एक तरमीम हुई थी, उसी तरमीम को अंडू कर दिया गया। हाँ, देखिए ये बेनिफिशियरी तो फिर यकीनन नैब ही होगी, और नैब को इतने बेपनाह जो इख्तियारात हैं वो किसी तौर पे भी देने नहीं बनते। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर मुनासिब किसी हद तक तरमीम है। इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। नैब को इस तरह बाख्तियार नहीं बनाना चाहिए कि वो स्टेट विद इन द स्टेट बन जाए। नो डाउट के एहतसाब का निज़ाम
दरकार है, इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन जो आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद एक तरमीम कर चुके हैं, जो कि वो चैलेंज भी हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी के सरबराह ने चैलेंज किया, और आप मकाफाते अमल देखें कि उसी पार्टी के सरबराह जो है वो पहले बेनिफिशरी बन गए कि उनको 14 दिन का रिमांड फेस करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें, ये जो साइकिल चलता है यहाँ पे, जो खेल चलता है इक़्तिदार का, जो इक़्तिदार की जो कुर्सी पे पहुंचने के लिए जो सर्कल है, वो एक पार्टी तो आज इसका मतलब ये इक़्तिदार हुआ सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जो शाहिद खाकान अब्बासी बार बार इस पर बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब वो ठीक करते हैं? देखें, शायद खाकान अब्बासी साहब खुद इसका विक्टिम रहे हैं, हम्म। और वो अगर ये बात कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं। हमने देखा कि हर पूरी हुकूमत ने नैब को अपने लिए इस्तेमाल किया, और नैब के थ्रेट ने ही उनको तकवीयत भी दी। लेकिन अपोजिशन, हर दौर की अपोजिशन ने नैब के ऐसे इख्तियारात को चैलेंज किया और हर जगह पे एतराज़ किया कि नैब को हद से ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं और ये नहीं होने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि 90 दिन जिस्मानी रिमांड बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादती है किसी मुल्ज़म के साथ कि 90 दिन इसको जो है वो नैब के ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया जाए। अब फिर 14 दिन करके आपने फिर 30 दिन कर दिए। मुझे इसका लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा। सर एक और चीज़ भी है जिसमें नैब इंक्वायरी की सतह पर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर सकता है, इसका इख्तियार भी मिल गया, इसको कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है ये भी किसी हद तक गलत है। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद आप एफआईआर दर्ज करें, या रेफरेंस फाइल करें, या रेफरेंस तैयार करें, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है। और सर जिस पर इल्ज़ाम है, अब उसी को साबित करना है कि मैं बेगुनाह हूँ, ये भी एक बड़ा अरे, मामला है। इस पे भी पहले भी हमें एतराज था, अब भी हमें एतराज है कि बारे सबूत हमेशा इल्जाम लगाने वाले पे होता है। उसने साबित करना है कि उसके पास ये एविडेंस मौजूद है जो कनेक्ट करती है इस मुल्ज़म को इस जुर्म के साथ। आप कह रहे हैं कि किसी पे इल्जाम लग गया, वो अपनी बेगुनाही साबित करे। वो कैसे करेगा? साबित आपने करना है कि ये उसके खिलाफ ये एविडेंस है, और ये सफिशिएंट एविडेंस है, इसका ट्रायल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, पाशा साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। टोटल जो सूरत हाल रही कानूनी पहलुओं के हवाले से, उस पर बात की, नैब तरमीम पर भी बात हुई, इससे पहले मईशत पर भी बात हुई। बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।